सर मैंने कभी कभी ऐसा भी देखा है कि जैसे मान लीजिए मैं अपने घर में एसी ऑन करता हूँ तो एकदम से लाइट डिम हो जाती है। तो ये ऐसा क्यों होता है लाइट? तो सर आज का मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि सर ये बिजली आती कहाँ से है। कि सर जनरेटर में जैसे आप बता रहे हो जनरेटर से बिजली बनती है, तो जनरेटर से बिजली कैसे बनती है सर? आपके कहने के अकॉर्डिंग जो ट्रांसमिशन लाइन होती है या वायर होते हैं उन पे कभी पंछी चिड़िया वगैरह तो बैठते नहीं होंगे फिर। तो सब स्टेशन में मतलब ट्रांसफार्मर ही लगा होता है या और भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं सब स्टेशन में? सर एक और सिंपल सा क्वेश्चन है जो मेरे ख्याल से सभी के मन में होगा कि जैसे मान लीजिए अभी हम बिजली में हमारे पास बोर्ड है, बोर्ड में अगर तार लगा के वायर लगा के हम लोग उसको पकड़ लेते हैं तो करंट लग जाता है। बट जब हम चार्जर लगाते हैं मोबाइल चार्जर को पकड़ते हैं तो हमें करंट नहीं लगता। तो ऐसा क्यों होता है सर कि उसमें और हम जब फोन लगाते हैं तो फोन चार्ज हो जाता है उसमें। तो हम जो लाइटनिंग होती है उसका भी वोल्टेज होता है, उसे क्यों नहीं लाइट में लेके ट्रांसफर कर देते हैं? तो फिर वो मीटर में कैसे मतलब रीडिंग आती है, हमारा बिल कैसे जनरेट होता है कि हमने इतनी कंज्यूम कर ली, वो कैसे रिकॉर्ड होता होगा? सर ये ग्रिड आपने बताया कि नॉर्मल ग्रिड क्या होता है सर? ये जैसे मैंने सुना है कभी कभी, जैसे मैंने अभी हम ऐसी बात चल रही थी कि हाँ आप घर में अपना सोलर प्लांट लगा लो, आप जब वो जनरेट करेगा तो आप ग्रिड में दे देना, ग्रिड से फिर वापस ले लेना। नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसके बिना आपकी सुबह होगी ही नहीं। फोन चार्ज नहीं होगा, पंखा चलेगा नहीं, एसी घूमेगा नहीं। अभी आप समझ गए होंगे हम किस चीज के बारे में बात करना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं बिजली के बारे में। तो आगे शुरू करते हैं। मैं राजकुमार पाल और मेरे साथ सर हैं। तो इंजीनियर्स माइक में आपका स्वागत है। और इस चैनल पे हम लोग जो भी साधारण चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी को अफेक्ट करती हैं उसके बारे में विशेष परिचर्चा करेंगे। बिल्कुल सर। तो सर आज का मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि सर ये बिजली आती कहाँ से है। हम लोग देखते हैं कि मेरे घर में बटन दबाते हैं पंखा चल जाता है, तो ये बिजली सर कहाँ से आ रही है? ऑब्वियस ही बात है, बिजली घर से या पावर प्लांट से ही आ रही होगी। तो बिजली पावर प्लांट से आती है। सर पावर प्लांट से कहाँ? पावर प्लांट में क्या बिजली बनती है? बिल्कुल पावर प्लांट में बिजली बनती है। देखो हमारे घर तक जहाँ पे पावर प्लांट है, जहाँ बिजली बनती है और वहाँ से हमारे घर तक जो बिजली पहुँचती है उसका एक नेटवर्क है, उसका एक सिस्टम है। उस सिस्टम को समझना अगर आप चाहते हो तो मोटा मोटा देखो, मैं पहले तुम्हें मोटा आउटलाइन बताऊंगा फिर हम डिटेल में जाएंगे। सबसे पहले एक पॉइंट है, मान लो पॉइंट ए, वहाँ पे बिजली बन रही है हमारी। कई तरीके हैं बिजली बनाने के, किसी भी तरीके से वहाँ पे बिजली बन रही है। सबसे पहले वहाँ पे एक सब स्टेशन होगा, को उस सब स्टेशन को पुलिंग सब स्टेशन कहते हैं, क्योंकि वो डेडिकेटेड सिर्फ उसी पावर प्लांट के लिए बनाया गया है। और वो फिर आता है एक जगह एक दूसरे सब स्टेशन के पास, उसको हम लोग ग्रिड सब स्टेशन कहते हैं। अब वो ग्रिड सब स्टेशन जो है वो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होता है, पुलिंग सब स्टेशन उस पावर प्लांट के इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होता है। तो एक बार बिजली पावर प्लांट से ग्रिड सब स्टेशन में पहुंच गई, फिर समझ लो कि आपने उस बिजली को एक नदी में डाल दिया और नदी का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है, तो आप उस बिजली को कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हो। तो जनरल जो हमारा तारों का जो नेटवर्क है वो ग्रिड सब स्टेशन से कहीं भी जा सकता है। फिर जो ग्रिड सब स्टेशन एक बड़ा सब स्टेशन होगा, उसके बाद कोई आपके मोहल्ले का एक बिजली घर होगा, उसको भी हम लोग ग्रिड सब स्टेशन कहेंगे या सब स्टेशन कहेंगे। उस सब स्टेशन तक पहुंचेगा और फिर वहां से पोल के जरिए घरों में या फिर अंडरग्राउंड जैसे भी है बिजली पहुंचती है। तो ये एक मोटा मोटा नेटवर्क होता है। तो ये पुलिंग सब स्टेशन मतलब क्या होता है? पुलिंग सब स्टेशन देखो राजकुमार, क्या है कि जब भी बिजली बनती है तो बिजली बनती है जनरेटर के द्वारा, ठीक है। और जनरेटर का एक वोल्टेज लेवल होता है, वो बहुत ज़्यादा हाई होता नहीं है, एक मीडियम वोल्टेज लेवल होता है। तो मीडियम वोल्टेज लेवल पे मान लो कि वो 1000 वोल्ट या 1500 वोल्ट पे उसने बिजली को जनरेट किया या 33 kV पे बिजली को जनरेट किया। अब वो बिजली को अगर हम उसी वोल्टेज में कहीं दूसरी जगह ट्रांसमिट करेंगे तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल लॉसेज होते हैं, कम वोल्टेज पे लॉस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उस लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि बहुत सारा उसको स्टेप अप वोल्टेज को बढ़ाते हैं। अब पूछोगे कि वोल्टेज क्या होता है, तो वोल्टेज एक इलेक्ट्रिकल टर्म है जिसके हिसाब से जो करंट है वो फ्लो करता है, मतलब हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ
करंट फ्लो करता है। ठीक वैसे ही जैसे पानी हायर लेवल से लोअर लेवल तक फ्लो करता है। तो जितना हम हाई वोल्ट में लेके आएंगे उतना लॉस कम होगा। तारों में रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस में जब करंट फ्लो होगा तो उसमें गर्मी पैदा होगी और भी कई तरह के लॉसेज होते हैं। तो वो लॉस को कम करने के लिए पहले हमें हाई वोल्टेज में ले जाना होता है। तो देखो, अगर मैं एकदम नंबर से बात करूं तो अगर 33 kV पे मान लो हमने जनरेट किया बिजली, फिर हम उसको एक ट्रांसफार्मर लगाएंगे। ट्रांसफार्मर क्या करेगा कि उस 33 kV को स्टेप अप करेगा, नहीं बहुत हाई वोल्टेज 132 किलो वोल्ट या 220 किलो वोल्ट में बदल देगा। उस 220 किलो वोल्ट के बिजली को बड़े बड़े टावर्स में, आपने देखा होगा बहुत सारे जो 4 लेग वाले टावर्स होते हैं, उसके थ्रू हम कई किलोमीटर्स दूर तक लेके जा सकते हैं, माने सैकड़ों किलोमीटर दूर तक लेके जा सकते हैं, जहां पर भी हमारा ग्रिड सब स्टेशन है। फिर हम वहां पे क्या करेंगे, अब ग्रिड सब स्टेशन का एक वोल्टेज लेवल होगा, उस वोल्टेज लेवल में मैच कराना होगा हमारा। तो मान लेते हैं हम 133 kV पे लेके गए और वहाँ 132 kV पे हमने लेके गए और 132 से वहाँ पे ट्रांसफार्मर जो लोअर वोल्टेज है वो 33 kV का है। तो हम फिर वहाँ पे एक और ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करेंगे और वो क्या करेगा कि जैसे यहाँ हमने स्टेप डाउन कर देगा उसको, यहाँ पे स्टेप डाउन कर देंगे। डाउन करके उसके वोल्टेज लेवल में, यानी एक तरह से समझो कि पानी हम लेके आए और जहाँ पे हमें जिस नदी में डालना है उसके लेवल में ले आके उसमें हमने उसमें छोड़ दिया। तो वो पानी अब उसमें चला गया, वो बिजली उसमें चली गई। अब जहाँ जहाँ भी उसकी ज़रूरत होगी वहाँ से लोग, वहाँ से कई सारे फीडर होंगे, वो फीडर से बिजली आपके घरों तक पहुँच जाएगी। तो देखिए, बिजली का जो ट्रेवलिंग का नेटवर्क है उसमें 2 मेन नेटवर्क है। एक ट्रांसमिशन का नेटवर्क होता है जहाँ पे लंबी दूरी तक एक जगह से दूसरे जगह हम बिजली को ले जाते हैं। बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ठीक है। तो वो जितने फीडर हैं वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए निकलता है, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डिफरेंट, कहीं फैक्ट्री में चला गया, कहीं घरों में चला गया। तो इस तरह से बिजली जो है डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है। तो सर मेरा एक क्वेश्चन और है कि सर जनरेटर में, जैसे आप बता रहे हो जनरेटर से बिजली बनती है, तो जनरेटर से बिजली कैसे बनती है सर? जनरेटर से बिजली कैसे बनती है? तो जनरेटर से बिजली बनती है फैराडेज लॉ के हिसाब से। अगर आप फिजिक्स पढ़ोगे 12th का, अगर आप कोर्स पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे फैराडेज लॉ। तो 200 साल पहले एक साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे, उन्होंने एक थ्योरी निकाली कि अगर मैग्नेटिक यानी चुंबक के अराउंड ना मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो मैग्नेट के अराउंड, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी कॉइल के थ्रू क्रॉस कराया जाए या वेरिएशन कराया जाए उसको, तो उसमें कॉइल में बिजली जनरेट होती है। बिजली का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कॉइल के अंदर जो तार होता है ना, कंडक्टर, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगता है, इसका मतलब उसमें बिजली पैदा होती है। यही बेसिक थ्योरी के हिसाब से जनरेटर बने होते हैं, इंजीनियर्ड होते हैं, और वो अपने कैपेसिटी के हिसाब से उसमें कॉइल की नंबर्स और आर्मेचर वगैरह बनाए जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि कॉइल से आर्मेचर के बीच में या तो मैग्नेट को घुमा दे या मैग्नेट को स्थिर रख के कॉइल को घुमा दे, तो बिजली पैदा हो जाती है। तो मतलब हमें किसी भी तरीके से आर्मेचर को या मैग्नेट को घुमाना है या रोटेशन देना है। ये रोटेशन देने के लिए हम कोयला का इस्तेमाल कर सकते हैं, झरने का या थर्मल हाइडल पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, विंड पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह के कई मेथड्स हैं जिससे हम लोग बिजली पैदा करते हैं। हम लोग सोलर से भी बिजली पैदा करते हैं, लेकिन सोलर से पैदा होने वाला बिजली का जो तरीका है थोड़ा सा अलग है। सर जैसे मैंने देखा है कि कहीं कहीं देखा है मैंने, बहुत बड़े बड़े टावर होते हैं, फिर हमारे और लेकिन हमारे जो घरों में बिजली आती है उनके बहुत छोटे टावर होते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? देखो राजकुमार, बिजली पैदा हम करते हैं एक वोल्टेज लेवल पे, उसको ट्रांसमिट करते हैं वेरी हाई लेवल पे, और उतने हाई लेवल पे बिजली का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसमिशन लाइन। वो सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह बिजली को हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट करने के लिए वो लाइन बनाए जाते हैं। तो उसको हम डायरेक्ट अपने घरों में नहीं ले सकते, क्योंकि वो इतना ज़्यादा वोल्टेज होता है कि उस वोल्टेज के अगर उस तार के समीप भी आप गए तो आपको इंडक्शन होगा, आपको करंट लगेगी और आप तुरंत ही ख़त्म हो सकते हैं, मतलब आग लग जाएगी आपके शरीर में। तो वो इसीलिए बहुत ऊंचे रखे जाते हैं तारों को, ताकि नीचे कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो जब तार में करंट फ्लो होता है तो उसका एक ऑरा बनता है, इंडक्शन होता है जिसको बोलते हैं टेक्निकली। वो कुछ अपने तार के आसपास कुछ मीटर तक उसके करंट का अफेक्ट रहता है।
तो उसको इतना जितना हाई वोल्टेज होगा उतने टावर्स को ऊंचे बनाए जाते हैं ताकि नीचे कोई आदमी हो या कोई लिविंग थिंग हो या कोई गाड़ी हो उसके चपेट में ना आ जाए, वो उसमें करंट ना लगे। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर हम उसके पास जाएंगे तो वो हमें अट्रैक्ट कर लेगा या हमें करंट लग जाएगा? हाँ, अगर आप उस सेफ्टी लेवल से ज़्यादा करीब चले जाएंगे तो आपको वो तो खींच लेगा और आपको जैसे करंट लग जैसे सर मतलब आपकी थ्योरी के अकॉर्डिंग, आपके कहने के अकॉर्डिंग, जो ट्रांसमिशन लाइन होती हैं या वायर होते हैं उन पे कभी पंछी चिड़िया वगैरह तो बैठते नहीं होंगे फिर? नहीं, देखिए अभी मैंने एक बात बोला था कि करंट आपको करंट कब लगेगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस हो, यानी वोल्टेज का डिफरेंस हो। तो जब वोल्टेज डिफरेंस होगा तभी करंट का फ्लो होगा। चिड़िया का बैठना वो एक अलग फेनोमेना होता है। चिड़िया जब किसी भी वायर के ऊपर बैठती है तो वो उसका वोल्टेज और वायर का वोल्टेज सेम हो जाता है और उस चिड़िया के शरीर के अलोंग कोई एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता, इसलिए इसमें कोई ऐसा करंट नहीं फ्लो होता, इसलिए चिड़िया को करंट नहीं लगती। आप देखोगे कि तारों पे चिड़िया जो है आराम से बैठ जाती है, उसको करंट नहीं लगती। और आपको मैं ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आप अपने आप को ग्राउंड से, क्योंकि देखो ग्राउंड का वोल्टेज आप हमेशा मानो कि जीरो होता है, ग्राउंड का वोल्टेज जीरो है और आपके प्लग के अंदर जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है या 230 वोल्ट है। अगर आप बिना किसी इंसुलेशन के यानी बिना किसी चप्पल या जूते के ग्राउंड पे खड़े हो जाओ और अगर आपने उसको टच किया तो आपको बहुत कस के झटका लगने वाला है, क्योंकि आपका पैर के पास वोल्टेज जीरो है और उसमें वोल्टेज जो है 230 वोल्ट है, तो बहुत हाई करंट फ्लो होगा। लेकिन अगर आप इंसुलेट कर लें और ये भी देखें कि हवा में नमी भी कम हो, क्योंकि नमी के थ्रू भी करंट फ्लो हो सकता है, तो वो भी एक थोड़ा कम हो, नमी ना हो, और आप जूता पहन के अगर आप लाइव वायर को भी छुएंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। और आप देखेंगे कि कई सारे टेक्नीशियन या मिस्त्री होते हैं वो लाइव वायर को जोड़ सकते हैं, और ये मैंने भी प्रैक्टिस किया है, तो कुछ नहीं होता अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस आपके शरीर के अलोंग जनरेट ना हो। तो ये बहुत बहुत खास इंफॉर्मेशन है कि जब भी आप बिजली इक्विपमेंट को छुएं, टच करें या कुछ ऑपरेट करें तो कोशिश करें कि आप इंसुलेटेड हो या चप्पल जूता पहने, डायरेक्ट आप ग्राउंड में टच ना हो, तो आपका जो खतरा है वो कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये सलाह नहीं दी जाती है कि आप अगर एक्सपर्ट नहीं है बिजली के तो आप इन सब चीज़ों को ना छुएं। जो लोग इस पे काम करते हैं उन्हीं को बुलाएं अगर कुछ खराबी ऑब्जर्व होता है तो। सर आपने बताया कि बिजली को बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, तो ये कौन काम करता है और ये कैसे काम करता है, मतलब कैसे घटाते बढ़ाते हैं बिजली को? भाई देखो, अब एनर्जी जो होता है ना, V = IR होता है, समझो। I होता है करंट, R होता है रेजिस्टेंस और V होता है वोल्टेज। ठीक है, हमारा जो मकसद, अब यहाँ से I अगर निकालोगे तो I बराबर हो जाएगा V/R। ठीक है, V/R होगा। V वोल्टेज है, R जो है फिक्स होता है किसी भी वायर का, जो कंडक्टर आप यूज करें उसका R वेरी नहीं करता है, और I है करंट। जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा लॉस होगा। ठीक है, तो आपका एम है कि करंट को कम कर दो, तो करंट को कम कैसे होगा, वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए करंट वाला कंपोनेंट को कम करने के लिए वोल्टेज को जितना हाई हम कर सकते हैं करते हैं, ताकि ट्रांसमिशन में लॉस, करंट कम हो जाए। जितना करंट कम होगा उतना लॉस कम होगा और उतना ज्यादा बिजली को हम एक जगह से दूसरे जगह पर ले जा सकते हैं। इसको और दूसरे तरीका से समझाता हूं। जैसे एक पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन में पानी, वो जिसका उसका डाया जितना छोटा होगा उतना कम पानी जा पाएगा। ठीक है, और डाया जितना मोटा होगा उतना ज्यादा पानी आ पाएगा। लेकिन पानी को और तेजी से और ज्यादा पानी भेजने के लिए दूसरा तरीका हो सकता है कि डाया को हम सेम रखें और बहुत तेजी से पानी भेजें। तो अगर बहुत तेजी से पानी भेजेंगे तो भी ज्यादा पानी, एक निश्चित समय में ज्यादा पानी आपको मिलेगा, लेकिन बहुत तेजी से पानी भेजेंगे तो क्या होगा, उस पाइप के चारों तरफ पानी के बीच में घर्षण ज्यादा होगा। तो जब घर्षण ज्यादा होगा तो लॉस ज्यादा होगा, यानी एनर्जी का लॉस हो जाएगा। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम जितना स्लो पानी भेजें, तो जब स्लो पानी भेजना है तो आपको एरिया बढ़ाना पड़ेगा। तो जब एरिया बढ़ाओगे तो आपका क्या होगा, पानी की वेलोसिटी कम हो जाएगी। उसी तरह हमारा यहां भी मकसद है कि करंट को कम करना और वोल्टेज को बढ़ा देना। यहाँ पे वोल्टेज हो गया एरिया, जो पाइप का एरिया है जो वोल्टेज, और पाइप की वेलोसिटी, जो पानी की वेलोसिटी है, दैट इज करंट। आप इससे रिलेट करके इस चीज को समझ सकते हो कि बिजली, यानी बिजली पहुंचाने का मतलब क्या है, हम एनर्जी को ट्रांसमिट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
तो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक बिना कम से कम लॉस हुए, लॉस तो कुछ नहीं होता, वो किसी और फॉर्म में भी बदल जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बिजली इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही रहे, किसी दूसरे फॉर्म में रास्ते में ना बदल जाए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये हाई वोल्टेज करंट को हम बड़े टावरों से ले जाते हैं, और जैसे जैसे वोल्टेज डाउन होता है टावर के साइज भी छोटे होते जाते हैं। तो थोड़ा सा प्रिसाइजली मैं बता दूं, अगर कोई टेक्निकल आदमी हमारा देख रहा है तो आप देखोगे 220 केवी के टावर बहुत सबसे बड़े होंगे, 132 केवी के टावर उससे छोटे होंगे, 66 केवी के यानी 66 केवी के टावर उससे भी छोटे होंगे, 33 केवी के टावर और छोटे होंगे। इवन उसको पोल पे भी ट्रांसमिट किया जा सकता है, और उससे लोअर लेवल का जो 230 वोल्ट का जो टावर होता है वो छोटे 10 मीटर 8 मीटर 9 मीटर के टावर होते हैं, जिसमें हमारे घरों में बिजलियाँ आती हैं। तो ये मोटा मोटा आपका ट्रांसमिशन लाइन का और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का कॉन्सेप्ट है। तो सर जैसे आपने बताया सब स्टेशन होता है, सबसे पहले सब स्टेशन में आती है, फिर सब स्टेशन से जीएसएस में जाती है थ्रू ट्रांसमिशन लाइन। तो सब स्टेशन में मतलब ट्रांसफार्मर ही लगा होता है या और भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं सब स्टेशन में? नहीं, कंपोनेंट बहुत सारे होते हैं, ट्रांसफार्मर तो मेन कंपोनेंट है। सब स्टेशन में और भी बहुत सारा काम होता है। पहले तो सब स्टेशन में सेफ्टी के बहुत सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं, क्योंकि हम जब बिजली के वायर का नेटवर्क हम बना रहे हैं, और क्या होता है कि बिजली भी कड़कती है, और बिजली कड़क के हमारे तारों पे गिर सकती है। जब वो अगर तारों में गिरेगी तो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज पूरे नेटवर्क में चला जाएगा। तो क्या होगा कि हमारे घरों में जितने भी उस नेटवर्क में कोई भी इक्विपमेंट है, बिजली सारे खराब हो सकते हैं। तो उसकी सेफ्टी के लिए वहाँ उसमें हम लोग लाइटिंग अरेस्टर लगाते हैं, ताकि जो बिजली गिरे वो तारों में ना जाकर वो सीधे ज़मीन में चला जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस वहाँ पे लगा होता है। उसके बाद मीटरिंग होती है कि कितनी बिजली, क्योंकि कोई भी पावर प्लांट अगर बिजली बना रहा है तो उसको तो पैसे चाहिए, वो बेच रहा है किसी को, तो नेटवर्क के थ्रू जा रहा है। तो हम सब स्टेशन में मीटर भी लगाते हैं, तो उससे पावर प्लांट को पता चलता है कि हमने कितनी बिजली भेजी, और जो ड्रॉ कर रहा है बिजली उसको भी पता चलता है कि उसने कितनी ली, तो उस हिसाब से वो पेमेंट होगा। सर तो आपने जैसे बताया कि ये बिजली जो कड़कती है, जो लाइटनिंग होती है, वो आप एलए के थ्रू जो भी इक्विपमेंट लगा होता है उसके थ्रू ज़मीन में ट्रांसफ़र कर देते हो। तो आपने ये बताया कि ये बिजली जब आप बिजली को हम स्टोर कर सकते हैं क्या? बिजली को स्टोर कर सकते हैं। आज के डेट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में बिजली स्टोर करने का टेक्निक बहुत ही महंगा है, लेकिन हाँ डेफिनेटली आज के डेट में स्टोर करने की तकनीक और स्टोर करने वाले बिजली घर बन रहे हैं, जिसको हम लोग BESS कहते हैं, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जिसमें काफ़ी बिजली को स्टोर किया जा रहा है। लेकिन हाँ अभी उतनी मात्रा में बिजली स्टोर करना जितना हम ज़रूरत है वो इतना वायबल नहीं है, इतना इकोनॉमिकल नहीं है। लेकिन हाँ आने वाले दिन में आप देखेंगे कि हम डायरेक्ट बिजली को स्टोर कर सकते हैं रिन्यूएबल तरीक़ों से पैदा करके, जैसे विंड से या सोलर से पैदा करके, जिससे हमें बिजली का जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम लगे, और जब सूर्य नहीं है, जब विंड नहीं चल रही है, उस समय हम उसको यूज कर सकते हैं। सर तो जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं कि हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, एक वायर से दूसरे वायर में बिजली ट्रांसमिट कर सकते हैं, जैसे हम PSS से हाई वोल्टेज GSS में ट्रांसफर कर देते हैं इस टाइप से। तो हम जो लाइटनिंग होती है उसका भी वोल्टेज उसे क्यों नहीं लाइट में लेके ट्रांसफर कर देते हैं, उसे भी तो कर सकते हैं ट्रांसफर। बहुत बहुत बढ़िया सवाल है, लेकिन हम अभी इस पर काफ़ी रिसर्च चल रहा है, लेकिन अभी तक हम इसमें सक्सेस नहीं हो पाए। अगर वो हम कर पाएँ तो एक बहुत हाई अमाउंट ऑफ बिजली को हम स्टोर कर लेंगे और उसको धीरे धीरे ड्रॉ करते रहेंगे, तो काफ़ी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और शायद इतने तरीक़ों की, क्योंकि वो उसमें बहुत ही ज़्यादा बिजली पैदा होती है। लेकिन अभी तक हम उसमें सक्सेस नहीं हो पाए, क्योंकि वो बहुत ही कम टाइम के लिए बहुत हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, उसको भी स्टोर करने का तरीका अभी हमारे पास नहीं है। सर ये ग्रिड आपने बताया कि नॉर्मल ग्रिड क्या होता है सर? ये जैसे मैंने सुना है कभी कभी, जैसे मैंने अभी हम ऐसी बात चल रही थी कि हाँ आप घर में अपना सोलर प्लांट लगा लो, आप जब वो जनरेट करेगा तो आप ग्रिड में दे देना, ग्रिड से फिर वापस ले लेना। देखो ग्रिड क्या है, एक नेटवर्क है बिजली के ट्रांसमिशन का, सप्लाई का, सब मिला के सब स्टेशन का, सारे को मिला के एक नेटवर्क बनाओगे तो उसको ग्रिड कहोगे। तो ग्रिड ऐसा चीज़ है जिसमें एक तरह से कहो कि एक नेटवर्क ऑफ ड्रेन बना हुआ है, जिसमें चारों तरफ से पानी फ्लो हो रहा है, कोई इधर से उधर जा रहा है, उधर से इधर जा रहा है, एक दूसरे में फ्लो हो रहे हैं। तो उसी को हम लोग जो नेटवर्क ऑफ ट्रांसमिशन सप्लाई का नेटवर्क, सब स्टेशन, ग्रिड सब स्टेशन, सबको मिला दे, पूरे सिस्टम को मिला दे, उसको ग्रिड कहेंगे। तो इसीलिए एक
जनरल टर्म है कि ग्रिड में दे दो या ग्रिड से ले लो। ग्रिड का मतलब पूरा ओवरऑल। ओवरऑल सर मैंने कभी कभी ऐसा भी देखा है कि जैसे मान लीजिए मैं अपने घर में एसी ऑन करता हूँ तो एकदम से लाइट डिम हो जाती है, तो ये ऐसा क्यों होता है लाइट? नहीं, ये तो आपका घर में इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है। वो मेन कारण, उसका दो कारण होते हैं, या तो आपने अर्थिंग नहीं लगा रखी। देखो, अर्थिंग और न्यूट्रल दो चीज़ें होती हैं। आपने ये क्वेश्चन ही गलत जगह पे गलत पूछा, पर फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जनरली मैंने देखा कि घरों में लोग क्या करते हैं कि एक अर्थिंग करवाते हैं, अर्थिंग करवाते हैं और उसको एज ए न्यूट्रल यूज करते हैं। अगर आप ऐसा यूज कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेंगी। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना कि ग्रिड में भी, यानी जो आपके यहाँ ट्रांसमिशन आ रहा है, आपके यहाँ जो सप्लाई आ रहा है, उसमें एक न्यूट्रल वायर होगा। उस वायर को यूज करो, उस वायर को एज ए न्यूट्रल यूज करो, और जो अर्थिंग है उसको एज ए अर्थिंग यानी तीसरा पोल में यूज करोगे तो ये आपको फीलिंग नहीं आएगी और आपका डिवाइस भी सेफ रहेगा और स्टेबल रहेगा। लेकिन मैं छोटे शहरों में खासकर देखता हूँ जहाँ पे लोग वायर बचाने के चक्कर में या जो भी है, या अनजान में, जिनको पूरी नॉलेज नहीं है, तो अब क्या करते हैं कि केवल फेज लाइन खींच लिया और अर्थिंग को एज ए न्यूट्रल यूज कर लिया, तब वो ये सब चीज़ें फेस करते हैं। सर जब ये हमारे पास इतने सारे सोर्स हैं बिजली बनाने के, पावर प्लांट हैं जैसा आपने बताया, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है, सोलर है, विंड है, तो हम कभी कभी ऐसा होता है कि लाइट बहुत दिनों तक आती नहीं है या लाइट की शॉर्टेज हो जाती है, तो शॉर्टेज क्यों हो जाती है फिर लाइट की? जब कॉन्टिन्यूसली बिजली बन रही है तो फिर शॉर्टेज क्यों आती है? अगर आप हमारे पूरे इंडिया का इलेक्ट्रिकल सिस्टम को देखें, पावर जनरेशन का, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी के हिसाब से हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में प्रॉब्लम है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है या ट्रांसमिशन नेटवर्क जो है वो रोबस्ट नहीं है, तो उसमें कई बार बहुत सारे खामियां आती हैं, डिस्कनेक्शन हो जाता है, कोई प्रॉब्लम फॉल्ट आ जाता है, या जब पीक डिमांड होता है। पीक डिमांड जब मान लो कि अब गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, सब लोगों ने एक साथ एसी चलाया, तो उस समय बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाता है। और हमारा जो ग्रिड है, मान लो जो वायर आपके यहाँ आया है, आपके मोहल्ले में जो वायर है, वो एक निश्चित अमाउंट ऑफ एनर्जी को ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रॉ होने लगा, तो क्या होगा कि जो हमारा सब स्टेशन में सेफ्टी इक्विपमेंट ट्रिप होगा, वो क्या करेगा कि ओवरलोड जैसे ही होगा वो ट्रिप कर देगा आपके कनेक्शन को और आपका वो बंद हो जाएगा, ब्लैकआउट हो जाएगा उस एरिया में। तो ये सब होता है अपने इक्विपमेंट को बचाने के लिए। अगर वो लगातार सप्लाई होती रहेगी तो वायर गर्म हो जाएंगे, हो सकता है कोई ट्रांसफार्मर जल जाए या सब स्टेशन में कोई मेजर प्रॉब्लम आ जाए, और अगर वो प्रॉब्लम जनरेट हुई तो फिर ज़्यादा लंबे समय तक बिजली का इंटरप्शन होगा, क्योंकि उसको अब ठीक करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये सब मेन कारण है, क्योंकि अभी हमारा जो सिस्टम है ना, डिस्कॉम्स का डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है, वो अभी थोड़े उसको और भी रोबस्ट करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट लगी हुई है, काम हो रहा है, इसलिए आप पिछले 5-10 सालों में आप देखोगे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है बिजली नेटवर्क में, डिस्ट्रीब्यूशन में, और डे बाय डे होता जा रहा है। तो सर एक बताइए, जैसे मतलब हम बिजली कंज्यूम करते हैं, हमारे घर में मीटर लगा देते हैं, तो फिर वो मीटर में कैसे मतलब रीडिंग आती है, हमारा बिल कैसे जनरेट होता है कि हमने इतनी कंज्यूम कर ली, वो कैसे रिकॉर्ड होता होगा? नहीं, अब बिजली का जो मैकेनिज्म है वो, सॉरी, मीटर का जो मैकेनिज्म है वो तो मैं आपको यहाँ पे तुरंत नहीं समझा पाऊँगा, बट उसमें एक डिवाइस लगी होती है, वो मेजर करता है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, किस वोल्टेज पे करंट फ्लो हो रहा है, तो वोल्टेज और कितनी देर के लिए हो रहा है। तो हमारा जो यूनिट का जो कैलकुलेशन होता है कि अगर आप 1 किलोवाट का कंजम्पशन 1 घंटे तक करोगे तो वो 1 यूनिट काउंट होगा। तो मीटर में करंट का मेजरमेंट होता है, वोल्टेज का मेजरमेंट होता है, और उससे गुना भाग करके वो आपका कितना एनर्जी जा रहा है पर आवर वो निकाल लेता है, और उससे पता चल जाता है कि कितना कंजम्पशन आपके घर में हो रहा है, और उस हिसाब से वो बिलिंग हो जाती है। सर एक और सिंपल सा क्वेश्चन है जो मेरे ख्याल से सभी के मन में होगा कि जैसे मान लीजिए अभी हम बिजली में, हमारे पास बोर्ड है, बोर्ड में अगर तार लगा के, वायर लगा के हम लोग उसको पकड़ लेते हैं तो करंट लग जाता है, बट जब हम चार्जर लगाते हैं, मोबाइल चार्जर को पकड़ते हैं तो हमें करंट नहीं लगता। तो ऐसा क्यों होता है सर कि उसमें, और हम जब फोन लगाते हैं तो फोन चार्ज हो जाता है उसमें, तो ऐसा क्यों होता है? वो जो चार्जर है ना, वो भी एक तरह से सब स्टेशन का काम करता है। आपका जो मोबाइल है वो आपके घर के जो बिजली है 230 वोल्ट, और मोबाइल काम करता है 5 वोल्ट पे, तो यहाँ पे भी एक सब स्टेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हमें स्टेप डाउन करना है। और दूसरा और एक काम है कि आपका जो मोबाइल है वो काम करता है डीसी पे,
और आपके इलेक्ट्रिकल सॉकेट में जो करंट आ रहा है वो एसी AC आता आ रहा है है। हाँ। तो ये दो काम आपका चार्जर करता है। पहले तो उसको स्टेप डाउन करके 5 वोल्ट ले आता है और 5 वोल्ट को फिर DC में कन्वर्ट करता है। तो उसमें एक कन्वर्टर है और एक ट्रांसफार्मर तो लगा मतलब है। एक इसमें अंदर ट्रांसफार्मर भी है। हाँ, एक ट्रांसफार्मर है और कई सारे सेफ्टी इक्विपमेंट भी लगे हैं, क्योंकि सर्ज आया कुछ है, आपको मोबाइल क्योंकि महंगा होता है तो उनको बचाने के लिए उसमें बहुत सारे सेफ्टी इक्विपमेंट लगते हैं, जैसे सब स्टेशन में लगा है। तो आप उसको एक मान लो कि एक छोटा सब स्टेशन है, या आप कहोगे उसी थ्योरी में पूरा सब स्टेशन भी काम करता है। कुछ नॉलेज बढ़ा और भी क्वेश्चन है तो पूछो। पूछ रहे हैं सर। देखो, बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बिजली है, और तुम हमारे जो दर्शक हैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि बिजली को अभी तक ऐसा कोई मेथड नहीं है कि उसको स्टोर करके रखा जाए। तो बिजली को उसी समय पैदा किया जाता है जब आप उसको ड्रॉ कर रहे होते हैं, और हमारा सिस्टम कुछ ऐसा है कि पूरी जगह फैला। अगर आप एक पंखा बंद करेंगे तो कहीं और लोग एक दूसरा पंखा चला पाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि आपको ज़रूरत नहीं है तो अपने इक्विपमेंट बंद कर दीजिए। इसलिए नहीं कि आपको सिर्फ बिजली कम खर्च हो, बिजली तो कम खर्च होगी, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन हो सकता है कि आप बहुत पैसा कमा रहे हो, आपको उतना मैटर ना करता हो, लेकिन इतना ज़रूर मैटर करेगा कि अगर आप एक पंखा बंद करेंगे तो कहीं दूसरी जगह एक पंखा चल रहा होगा जिससे लोग उससे लाभान्वित हो सकते होंगे। तो ये सोचकर कभी भी फालतू की बिजली, अगर कहीं भी इक्विपमेंट आपका ऑन है तो उसको तुरंत ऑफ कर दीजिए, सो दैट कि आपके बदले कोई और चला सके। दूसरा है कि जो पूरा नेटवर्क है, जो कि मोटा मोटा आपने समझ ही लिया होगा कि कैसे बिजली हमारे पैदा होता है, फिर वहाँ से ग्रिड सब, पहले पुलिंग सब स्टेशन में जाता है, स्टेप अप होता है, फिर ग्रिड सब स्टेशन में स्टेप डाउन होता है, फिर और स्टेप डाउन होकर फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसके थ्रू घरों तक पहुँचता है। इस नेटवर्क में कहीं भी कोई खराबी होगी, ओवरलोड होगा, कुछ भी होगा तो ये डिस्ट्रप्शन होगा। तो बेसिकली जो दिक्कतें जो छोटे शहरों में आप देखते होगे, या तो वोल्टेज का प्रॉब्लम है, तो वोल्टेज का प्रॉब्लम इसलिए होता है कि वो लोग वहाँ पे जो जिस हिसाब से डिमांड है उस हिसाब से नेटवर्क तारों का जाल नहीं बिछा है, या तारों की कैपेसिटी उतनी नहीं है, तो वोल्टेज को डाउन कर दिया जाता है सो दैट कि करंट अपने आप कम हो जाएगा। तो वोल्टेज जैसे ही डाउन होगा तो फिर वहाँ पे कंजम्पशन धीरे, क्योंकि जो इक्विपमेंट है वो काम नहीं करेंगे, वो कम बिजली लेंगे या काम ही नहीं करेंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो कंजम्पशन हो जाएगा वो कम हो जाएगा। लेकिन इसको धीरे धीरे रोबस्ट बनाने की ज़रूरत है। लगे हुए हैं लोग, टाइम लगेगा थोड़ा, इतना बड़ा देश है, हो ही जाएगा एक ना एक दिन। सर भविष्य में क्या हम लोग खुद अपनी बिजली बना सकते हैं? कोई ऐसा आप उपकरण है, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है? खुद बिजली बनाना तो क्या, सोलर लगा लीजिए अपने घर की छत के ऊपर तो आपकी बिजली बन जाएगी। आजकल छोटे छोटे विंड टरबाइन भी आ रहे हैं। लेकिन हाँ ठीक है, आप इंडिपेंडेंटली पूरा बना सके तो उसके लिए आपको बैटरी वगैरह स्टोर करना पड़ेगा। बैटरी का अपना एक कॉस्ट है, उसका लाइफ है, उसका लाइफ लिमिटेड है, उसकी मेंटेनेंस है। तो घर में बिजली लगा के पैदा करना कितना वायबल है। बट हाँ, सोलर पैनल अगर आप लगा लेते हैं, और अगर आप गवर्नमेंट की पॉलिसी है अगर आपके यहाँ, तो आप नेट मीटरिंग कर सकते हैं कि दिन में अगर आपने एक्स्ट्रा बिजली जो पैदा हुआ तो आपने ग्रिड में डाल दिया, रात में जब आपको ज़रूरत है तो आपने वहाँ से ले लिया, तो आपको उतना डिफरेंस जो है आपको कम पे करना पड़ा। तो ये हो रहा है आजकल, बहुत सारे स्टेट में ये पॉलिसी है। आप कहाँ पे रहते हैं आप चेक करिए वो पॉलिसी, तो आप ये सोलर पैनल तो आप अपने छत पे लगाइए, डेफिनेटली इससे फ़ायदा होगा। बट आप एकदम इंडिपेंडेंट ग्रिड से डिस्कनेक्ट होके अगर आप स्टैंड अलोन रहना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। पॉसिबल है, या तो आप डीजल जनरेटर भी लगा सकते हैं, बट उससे पॉल्यूशन भी होगा और आपको पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, ये कोई आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट वही है कि आपके पास पैसा कितना है और आप इन्वायरमेंट के लिए कितना सजग हैं, वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। तो फिर ठीक है सर, इसको रैप अप करते हैं यहीं पे। आशा करता हूँ कि हमारे सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब काफ़ी सारे डाउट्स ऐसे होंगे, जो क्वेश्चन होंगे जो मैंने नहीं पूछ पाए हैं, तो आप कमेंट में कर सकते, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जब कभी बिजली के ऊपर टॉपिक बनाएंगे तो सर को से दोबारा डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चंस। देखिए, मकसद हमारा सिंपल है, आपका इंसाइट बढ़े। इंजीनियर्स लगे रहते हैं, दिन रात काम करते हैं कि हमारी ज़िंदगी सुलभ हो सके। उसमें बिजली एक बहुत बड़ा चीज़ है जो कि आपकी ज़िंदगी के लिए अब हर समय 24 घंटा ज़रूरी है।
तो मेरी यही सलाह है कि थोड़ा वाइजली बिजली को इस्तेमाल करिए, सबके लिए उपलब्ध रहे, सिर्फ आपके लिए ही ना रहे, सबके लिए उपलब्ध रहे। तो थोड़ा वाइजली अगर इस्तेमाल करेंगे तो बिजली सबके लिए उपलब्ध रहेगा। और जहाँ तक सरकार है वो भी बहुत ही एफर्ट लगा रही है कि बिजली की जो मांग है भारत में उसको 100% पूरा किया जा सके और सबको 24 घंटे बिजली दिया जा सके। तो आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, बहुत बहुत इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़रूर कमेंट, जैसे राजकुमार ने बताया, कमेंट करिए। अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में जानना हो, डिटेल में समझना हो, आप अपने प्रश्न भी डाल सकते हैं, उस पर हम अपना सेशन तैयार करेंगे और ये पॉडकास्ट एपिसोड जरूर लेके आएंगे। तो अगर आपको इस तरीके की वीडियो बिजली से रिलेटेड या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियो देखनी, किसी भी इंजीनियरिंग टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी तो आपके मन में प्रश्न है, हम उसके बारे में पढ़ाएं। अगर हमें पता होगा तो हम वेल एंड गुड है, नहीं पता होगा हम रिसर्च करेंगे और आपके लिए सही जानकारी लेके आएंगे। तो चिंता मत करिए, जरूर कमेंट करिए और मिलते हैं फिर ऐसे ही वीडियो में। तब तक तो हमारा चैनल भी है द इंजीनियर्स माइक, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं उसको। ये तो बहुत जरूरी है, सब्सक्राइब जरूर करिए। तो अगला वीडियो जब डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा उसका, और थोड़ा यूट्यूब को भी समझ में आता है कि वीडियो अच्छा था, किसी ने सब्सक्राइब किया है, तो हमारा थोड़ा रीच भी बढ़ेगा। और आपको लग रहा है कि अच्छा हमने कुछ किया है तो इसको थोड़ा 1-2 जगह शेयर भी कर दीजिए। सही जगह कीजिएगा, जिसको जो पूरा इंटरेस्टेड हो, हाँ इस चीज, इंटरेस्टेड लोगों को कीजिएगा, ऐसे कोई फायदा नहीं है। तो राजकुमार, ये टॉपिक यही खत्म करते हैं। तो तुमने बहुत अच्छा किया, पहला वीडियो था, मैंने कैसा किया थोड़ा फीडबैक। आपने सर बहुत अच्छा किया। आपने बहुत मेरे डाउट क्लियर कर दिए हैं, काफी सारे। मैं आशा करता हूँ कि काफी सारे लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। हाँ, तो मिलते हैं। थोड़ा बहुत आपको मतलब पूरा समझ में नहीं आया होगा तो एटलीस्ट आइडिया मिल गया होगा कि कैसे। नहीं, पूरा समझना तो ऐसे आधे घंटे 1 घंटे के पॉडकास्ट में संभव नहीं है, लेकिन हाँ मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा। हाँ, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा अब उसको एक रास्ता मिल जाएगा। अगर और सीखना चाहे तो जरूर वो एक्सप्लोर कर सकता है, इंटरेस्ट तो जरूर जाग गया होगा। तो अभी जैसे हमने ट्रांसमिशन लाइन के बारे में, सॉरी ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, तो फिर हम आगे जाके नेक्स्ट टॉपिक में जैसे पीएसएस हो गया, जीएसएस हो गया, कैसे वर्क करता है, ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है, अगर इसके बारे में डिटेल ये सब आगे शॉर्ट्स, मतलब एक टॉपिक में वीडियो बनाएंगे हम लोग सर। इसमें बनाएंगे जरूर, आप लिखिए। और नॉट ओनली इलेक्ट्रिकल, आप किसी भी स्ट्रीम में, अगर रेलवे के बारे में आपको ज़्यादा जानना है, या फिर आप एविएशन के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी मेगा स्ट्रक्चर्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमें लिखिए। क्योंकि ये इंजीनियरिंग माइक है और इसमें वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी वॉइस आप उठा सकते हैं, आपका और हमारा सबका मिलके हम समझते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। चल रहा है ना?